हेलो गाइस, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य के बारे में, जो हमने यहाँ पर करंट अफेयर के लिए एक सीरीज चलाई हुई है। हमने अब तक राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को यहाँ पर डिस्कस किया है। उसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है आर्थिक परिदृश्य। यहाँ पर हम पूरे साल का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं और मेरी आशा है कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर जो है ये करंट क्विज के रूप में हम यहाँ पर इसको देखने वाले हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के ही नाम से वहाँ पर उपलब्ध, नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने करंट क्विज की ओर। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि जुलाई 2021 में प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। तो भालिया गेहूं जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर गुजरात, डी सही उत्तर है। अगर हम देखते हैं जो इसको जीआई प्रमाण दिया है 2011 में दिया गया था, पंजीकरण का जो पंजीकृत प्रोप्राइटर है वो है आनंद कृषि विश्वविद्यालय गुजरात, तो वहाँ पर ये प्रोप्राइटर उनको मिला है। अगर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके क्या क्या विशेष क्या है इसमें, तो यह मिट्टी से संरक्षित नमी की मदद से वर्षा आधारित भूमि पर सिंचाई के बिना उगाया जाने वाला गेहूं है। तो यहाँ पर ये इसकी विशेषता है। गुजरात में लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी अभी फिलहाल कृषि हो रही है। और भारत का कुल जो गेहूं निर्यात है उसके बारे में बात करें तो 2020 और 21 में रुपया संदर्भ में 808% की वृद्धि के साथ 4034 करोड़ रुपए यहाँ पर प्राप्त किए हैं, और जो 778 की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, मई 2021 में जीआई प्रमाणित उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जीआई प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप ब्रिटेन भेजी गई है। और शाही लीची का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंध जो है वो बिहार राज्य से है। अगर हम बात करते हैं बिहार के जीआई प्रमाणित कृषि उत्पाद कौन कौन से हैं, जर्दा आलू, कतरनी चावल, मेंघी पान और शाही लीची। तो शाही लीची को यहाँ पर प्रमाण दिया गया था 2018 में। और लीची के उत्पादन के बारे में बात करते हैं तो चीन के बाद भारत का यहाँ पर दूसरा स्थान है। लीची के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का जो है दूसरा स्थान है, सेकंड प्लेस पे भारत यहाँ पर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है कि हाल ही में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान वस्त्रों और मेडअप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों की छूट योजना कब तक जारी रहने के लिए स्वीकृति की है? तो वो जारी रहेगी 31 मार्च 2024 तक। यहाँ पर ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडलीय बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया है। और छूट की जो यहाँ पर अधिसूचित दर दिखाई दी गई है वह दी गई है प्रधान या वस्त्रों के लिए 6.05%, मेडअप जैसे चादर, पर्दे, लिहाफ, कालीन आदि के लिए 8.2% की यहाँ पर ये छूट रखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में ही किस राज्य के अध्यादेश लागू किया गया है जिसमें महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व अधिकार प्रदान करने की बात की गई है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड ऐसा प्रदान करने वाला पहला राज्य है जो महिलाओं के सहअस्तित्व की बात करता है। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आर्थिक लैंगिकरण में समानता लाने के लिए उन्होंने यह जो है बिल पास किया है। यह बिल पास किया है लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में आपसी सहयोग पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका जो उपयोग होता है, कोकिंग कोयले का उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका जो मुख्य उपयोग होता है वो होता है इस्पात निर्माण में। इस्पात निर्माण में इसका जो है उपयोग होता है। अगर हम बात करते हैं इसके समझौते का क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य इसका ये है कि भारत और रूस के बीच सहयोग को मजबूत करेगा इस्पात के क्षेत्र में, और कोकिंग कोयले के आयात स्रोत में विविधता लाने के लिए यह जो है महत्वपूर्ण जो है समझौता रहेगा। और किसी भी एक देश पर निर्भरता इस पर समाप्त होगी, भारत की भी और यहाँ पर दूसरी और रूस की भी। इसका जो उपयोग होता है वो स्टील के निर्माण में एक ईंधन के रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मई 2021 में किस उर्वरक निर्माता कंपनी ने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया है? तो वो प्रस्तुत किया है इफ़को के द्वारा। इफ़को ने यह 31 मई 2021 को इसको लागू किया था। अगर हम बात करते हैं तुलनात्मक क्षमता क्या है, तो इसमें जो नैनो यूरिया में 500 मिलीमीटर से 4000 ppm नाइट्रोजन पारंपरिक यूरिया के लगभग एक बैग से प्राप्त होने वाले नाइट्रोजन तत्वों के बराबर है। इसका उपयोग यह है कि पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को यह 50% तक कम कर सकता है, और पौधे तक नाइट्रोजन पहुंचाने में जो पारंपरिक यूरिया की 30 से 40% प्रभावशीलता की तुलना में नैनो यूरिया में 80% तक अधिक प्रभावी होने वाला है। तो कुल मिलाकर इसमें जो है एक तो यूरिया की खपत कम होगी, तो इससे किसानों की आय भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यह है हमारे पास, जुलाई 2021 में
किस भारतीय वित्तीय संस्थान ने खुदरा निवेशकों के लिए आरजीडी खाता खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है भारतीय रिजर्व बैंक ने, घोषणा करता है जिसका आरबीआई है। और ये किसके लिए? ये खुदरा निवेशकों के लिए यहाँ पर खोला गया है। जो अगर हम बात करते हैं, खाता खोला जा सकता है, एक ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर जारी करेगा आरबीआई, और वहाँ से ये जो है हम कोई भी खाता खोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके लाभों के बारे में, तो खुदरा निवेशकों को रिजर्व बैंक में खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ड खाता खोलना और बनाए रखने की सुविधा, सरकारी प्रतिभूतियों में जो है खुदरा निवेशकों की भागीदारी में वृद्धि होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, अप्रैल 2021 में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में स्टार्टअप्स को वित्त पोषण हेतु कुल कितनी राशि का जो है आवंटन किया गया है अगले 4 वर्षों में खर्च करने के लिए? तो वो किया गया है 945 करोड़ रुपये। और हम बात करते हैं इसका प्रारंभकर्ता कौन था, तो प्रारंभकर्ता थे इसके केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी। इस फंड का जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा स्टार्टअप्स की अवधारणा, प्रोप्राइटर्स का विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश, व्यवसायीकरण के प्रमाणीकरण और वित्तीय सहायता प्रदान कर देश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है कि मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर की क्या संभावना रखी गई है? तो भारत की जो दर रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 12.5%। 12.5% यहाँ पर दर होने की संभावना की है आईएमएफ के द्वारा। अगर हम बात करते हैं इसके शीर्षक क्या रहा था, तो शीर्षक रहा था मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज। तो कोविड से रिकवरी के लिए इसको उपयोग किया गया है। तो मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज, जारीकर्ता इसका जो है वो आईएमएफ है। 2021 में भारत की जो विकास दर रहेगी वो रहेगी 12.5%। यहाँ पर बात करें 2021 में वैश्विक अगर बात करते हैं पूरे विश्व की विकास दर रहेगी वो रहेगी 6%। 2021 में अन्य प्रमुख देशों की यहाँ पर चीन की जो दिखाई गई है वो दिखाई गई है 8.4%, यूएसए की 6.4%, जापान की 5.8%, जर्मनी की 3.6% और जापान की 3.3% यहाँ पर को दिखाया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, तो एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है जो दोहरे अंक में दिखाई पड़ रही है 2021 में, और विश्व की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि में सर्वाधिक होने का अनुमान लगाया गया है। थोड़ा अगर हम जान लेते हैं यहाँ पर आईएमएफ के बारे में, तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1944 में। 1944 में आईएमएफ की स्थापना की गई थी जुलाई में। वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका मुख्यालय है, और इसके जो निदेशक हैं प्रबंधन निदेशक वो है क्रिस्टियानो जॉर्जीवा जो बुल्गारिया की हैं, और चीफ इकोनॉमिस्ट जो है आईएमएफ की हैं वो है गीता गोपीनाथ, ये भारत से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अप्रैल 2021 में विनिमय समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की स्थापना की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी आरबीआई द्वारा। विनिमय समीक्षा प्राधिकरण यानी रेगुलेशन रिकवरी अथॉरिटी, यहाँ पर रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी RRA 2.0 की अवधारणा की स्थापना की है यहाँ पर आरबीआई ने। अगर हम देखते हैं जो इसका पर्पज़ क्या रहा था यहाँ पर करने का, इसका पर्पज़ था कि मई 2021 में 1 वर्ष की अवधि के लिए इसका कार्यकाल आरबीआई द्वारा नहीं बढ़ाया गया है, और आरबीआई ने चीज़ों को सुव्यवस्थित करने, प्रक्रिया को सरल बनाने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए यहाँ पर आरबीआई द्वारा यह कदम उठाया गया है। आरबीआई ने 1 अप्रैल 1999 में 1 वर्ष की अवधि के लिए विनिमय समीक्षा प्राधिकारी को गठन किया था। तो अब इसका गठन किया गया है आरबीआई द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अप्रैल 2021 में नीति आयोग ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड के 2.0 संस्करण का शुभारंभ किया। भारत ऊर्जा डैशबोर्ड के 2.0 का जो है शुभारंभ किया। भारत ऊर्जा डैशबोर्ड देश के ऊर्जा के जुड़े आंकड़ों के लिए एक एकल खिड़की उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर सही हैं। सही उत्तर है यहाँ पर हमारा सी। अगर हम जानते हैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में, तो नीति आयोग द्वारा यह जारी किया गया है भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का दूसरा संस्करण। अप्रैल 2021 में इसको जारी किया। उद्देश्य क्या है कि देश के ऊर्जा से जुड़े आंकड़ों के लिए एक एकल खिड़की यानी सिंगल विंडो की पहुंच को बढ़ाना है, और जुड़े आंकड़ों का एक केंद्रीय डाटाबेस का निर्माण करना है, और इन डाटाबेस की सहायता से हम ऊर्जा की खपत को यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसका यह लाभ होगा कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है और भविष्य में कितनी ऊर्जा यहाँ पर की आवश्यकता पड़ने वाली है भविष्य में, तो उसको मॉनिटर करने में इसको लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची में से कौन सा बैंक शामिल नहीं है? तो यस बैंक उस घरेलू प्रणाली महत्वपूर्ण बैंकों की सूची में शामिल नहीं है। इसका जो जारी करता है इस सूची का वो आरबीआई है, और आरबीआई ने किन किन बैंकों को यहाँ पर इसमें शामिल किया उसकी बात करते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई,
इन्हें आरबीआई ने एक घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों की संज्ञा दी है। आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई। विशेष यहाँ पर यह है कि इन बैंकों के तहत जो अत्यधिक महत्वपूर्ण बैंकों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें संकट में पड़ने और विफल होने पर घरेलू वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर एक संकट गहरा सकता है। तो वो संबंधित है आईसीआई बैंक से, एचडीएफसी बैंक से और एसबीआई बैंक से। इन 3 बैंकों को यहाँ पर घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों की संख्या में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में ही कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय वाहन निर्माता कंपनी विश्व की सबसे मूल्यवान दोपहिया कंपनी बन गई है? तो वो बनी है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो विश्व की सबसे जो है मूल्यवान दोपहिया कंपनी बन गई है। और जो की स्थापना कब हुई थी? 29 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक जो थे वो थे इसके जमनालाल बजाज। और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा दोपहिया निर्यातक भी जो है वो बजाज है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में ही रतले पन बिजली योजना में 5281.94 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह परियोजना अवस्थित है। तो बात करते हैं इस परियोजना के अवस्थिति के बारे में। तो यहाँ पर यह अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इसको यहाँ पर अवस्थित किया गया है। उत्तर है हमारा सी, जम्मू कश्मीर। इसकी स्थापना की है किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी के किनारे पर। और निवेश की जो मंजूरी दी गई है वो दी है 20 जनवरी 2021 में। कुल क्षमता यहाँ पर रहेगी 850 मेगावाट की। चिनाब नदी पर यह बनने वाली है। और इसका उद्देश्य है 400 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करना। और इससे जो है बिजली भी यहाँ पर उत्पन्न की जाएगी। थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर सिंधु जल समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, वो हुआ था 1960 में। और सिंधु और उसकी सारी जितनी भी नदियाँ हैं जल के उपयोग हेतु यह समझौता हुआ था। इसमें जो है व्यास, रावी, सतलज के जल के उपयोग का अधिकार भारत को और पश्चिमी नदियों जैसे सिंधु, चिनाब और झेलम के जल का उपयोग जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था। व्यास, रावी और सतलज का जो था वो इंडिया के पास था। और दूसरी ओर सिंधु, चिनाब और झेलम का जो है वो पाकिस्तान के पास था। भारत जल प्रभाव बाधित किए गए बगैर पश्चिमी नदियों के जल का विद्युत उत्पादन सीमित स्तर पर सिंचाई आदि कार्यों के लिए कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश में स्वयं को चरम निर्धनता से पूर्णतः मुक्त घोषित किया है? तो वो घोषित किया है चीन द्वारा। चीन ने अपने आप को एब्सोल्यूट पॉवर्टी से मुक्त घोषित किया है। अगर हम थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं, इसकी घोषणा की है चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग द्वारा यह घोषणा की गई है। और 2020 के अंत तक चीन चरम निर्धनता से पूर्णतः मुक्त हो गया है। उन्होंने इस बात की घोषणा की है। पिछले 8 वर्षों की बात करते हैं तो गरीबी उन्मूलन पर चीन द्वारा खर्च किया गया है 1.6 ट्रिलियन यूनान, यानी 248 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पर खर्च किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिसंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी नोटों की प्राप्ति, भंडारण और प्रक्षेपण हेतु एक स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो वो निर्णय लिया है यहाँ पर जयपुर शहर में। यानी जयपुर शहर की बात करते हैं तो इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। ये राजस्थान में स्थित है। पिंक सिटी भी जयपुर कहा जाता है। इसका जो निर्माण करता है वो आरबीआई है। और यह स्थापित किया गया है जो मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और प्रक्षेपण के लिए इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। अगर हम बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर के बारे में तो शक्ति कांता दास जो हैं इसके गवर्नर हैं। शक्ति कांता दास इसके गवर्नर हैं आरबीआई के। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जनवरी 2021 में ब्राउन फाइनेंस द्वारा जारी आईटी सेवा क्षेत्र की 25 सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस को कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है? तो टीसीएस को प्राप्त किया है यहाँ पर तीसरा स्थान, जो 2021 की ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विस है। यहाँ पर कुल मिलाकर 25 सूची जारी की गई थी और ये जारी की थी यहाँ पर ब्रांड फाइनेंस ने। और शीर्ष 4 कंपनियाँ हैं वो एक्सेंजर हैं, आईबीएम, टीसीएस इंडिया की और इन्फोसिस ये भी इंडिया की है। मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रथम 4 टॉप 4 कंपनियों की, तो यहाँ पर 2 भारत की हैं और 2 यूएसए की हैं। 2 भारत की और 2 यूएसए की कंपनियाँ हैं और कुल कंपनियाँ यहाँ पर थी 25। तो सूची में अगर हम बात करते हैं अन्य भारतीय आईटी कंपनी की तो HCL 7वें नंबर पर है, विप्रो 9 पे, टेक महिंद्रा 15 पे और LTI जो है वो 21वें स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, मार्च 2021 में किस बैंक ने महिलाओं के लिए यस एसेंट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है यहाँ पर यस बैंक के द्वारा। 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसको जारी किया गया है। और जो उसका जो पर्पज़ है जारी करने का वो ये है कि महिला ग्राहकों के लिए एक समग्र बैंकिंग प्रस्ताव
जो गृहिणी, वेतनभोगी, उद्यमी और वरिष्ठ नागरिकों में उनकी जीवन शैली, शिक्षा, सुधार और निवेश का अवसर प्रदान करती है। यानी कुल मिलाकर हम बात करते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2021 में भारत ने अब तक का सर्वाधिक एफडीआई अंतर्प्रवाह दर्ज किया है। यह एफडीआई अंतर्प्रवाह राशि कितनी है? तो यहाँ पर कुल मिलाकर 81.72 यानी 81.72 मिलियन डॉलर का यहाँ पर निवेश को आकर्षित किया है भारत ने। अगर हम बात करते हैं इसके वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 10% की यहाँ पर बढ़ोतरी दिखाई गई है। यहाँ पर 2019 और 20 में 74.39 मिलियन अमेरिकी डॉलर यहाँ पर प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करते हैं 2020 और 21 में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह वाले क्षेत्र कौन कौन से रहे हैं, तो पहले स्थान पर यहाँ पर रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। दूसरे स्थान पर यहाँ पर निर्माण है, यानी अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियाँ जितनी भी हैं। और तीसरे स्थान पर यहाँ पर सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र में 9.9% यहाँ पर एफडीआई प्राप्त हुआ है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है एफडीआई के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मैन्युफैक्चरिंग है और तीसरे स्थान पर सर्विस सेक्टर है। और अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य प्रथम स्थान पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। तो 3 राज्य हैं जिन्होंने सर्वाधिक एफडीआई को आकर्षित किया है, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। इनके क्षेत्र और किस राज्य में सबसे अधिक एफडीआई को यहाँ पर प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, फरवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन पर किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो ये गठन किया गया है NS विश्वनाथन के द्वारा। शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन पर विशेष सहमति जारी की है और ये जारी की गई है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे NS विश्वनाथन, जो पूर्व उप गवर्नर आरबीआई के हैं। तो उन्होंने ये जारी की है। अगर हम बात करते हैं इसके क्या पर्पज़ रहा, किस लिए जारी की गई, तो बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट है वो 1949 में है। इसमें सहकारी समिति के लिए भी लागू है। हाल ही में संशोधन के संदर्भ में विनियामक और पर्यवेक्षक मुद्दों की जांच करने और यूसीबी क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए एक रोड मैप को तैयार करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए आरबीआई ने इसको जारी किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जनवरी 2021 में उद्यम सारथी ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये जारी किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उद्यम सारथी बैंक। अगर हम बात करते हैं इसके पर्पज़ के बारे में, तो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि युवाओं को स्वरोजगार और व्यवसाय और रोजगार अवसरों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है और ये उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस यानी 24 जनवरी के अवसर पर यह जारी किया गया है। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो कब है? 24 जनवरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश स्पेशल में यहाँ पर पूछ सकता है कभी एग्जाम में। यूपी का जो स्थापना दिवस है वो है 24 जनवरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हाल ही में ही किस राज्य में पोटास की विशेष खनन तकनीकी यानी सॉल्यूशन माइनिंग का व्यावहारिकता अध्ययन करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया है? तो वो हस्ताक्षर किया है यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट ने पोटास खनन के लिए, और नागौर गंगानगर क्षेत्र में पोटास की खास खनन के लिए यहाँ पर यह जो है लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने के बाद अप्रैल 2021 में जीएसटी राजस्व का रिकॉर्ड संग्रह हुआ है। अप्रैल 2021 में कुल कितनी राशि सकल जीएसटी राजस्व संग्रह के रूप में वसूली गई है? तो ये यहाँ पर वसूली गई है 1,41,384 करोड़ रुपए यहाँ पर जीएसटी के रिकॉर्ड वसूली हुई है अप्रैल 2021 में। अप्रैल 2021 में यह लागू किया गया है। और अगर हम बात करते हैं अक्टूबर 2020 में लगातार 8 माह तक 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है, तो काफ़ी विशेष है। अब जीएसटी का जो संग्रह बढ़ रहा है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और इसको काफ़ी स्तर तक बढ़ाने की बात की गई है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर केंद्र की जीएसटी के बारे में, तो वो है 27,883 करोड़ रुपए। राज्य की जीएसटी के बारे में बात करते हैं तो ये है 35,621 करोड़ रुपए। और एकीकृत इंटीग्रेटेड जीएसटी के बारे में बात करते हैं वो है 68,400 करोड़ रुपए, 481 करोड़ रुपए। जो शेष की बात करते हैं, शेष में हमें प्राप्त हुआ है 9,445 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। तो ये पूरा आंकड़ा था जीएसटी कर संग्रह का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में ही डाक विभाग और इंडिया पोस्ट बैंक ने के नाम से डिजिटल पेमेंट ऐप की शुरुआत की गई। तो वो बैंक है डाक पे। तो डाक पे एक डिजिटल पेमेंट बैंक यहाँ पर ऐप की शुरुआत की गई है।
यह है डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, दोनों का विभाग का संबंधित ऐप है। उसका उद्देश्य है कि अंतिम छोर तक मौजूद लोगों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है। 1 सितंबर 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई थी। तो ये जो संबंधित था। इससे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, जनवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली की शुरुआत की गई और इस नई प्रणाली के तहत कितनी राशि से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की यहाँ पर पुनः पुष्टि की आवश्यकता होगी। तो 50,000 रुपये यहाँ पर यह रखा गया है सकारात्मक भुगतान प्रणाली की शुरुआत के लिए। आरबीआई द्वारा यह जारी किया गया है और चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम यानी चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए यह जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर नामक एक अकादमिक सलाहकार परिषद की यहाँ पर स्थापना की है। तो इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं NS विश्वनाथन। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करते हैं जारी करने वाली जो संस्था है वो आरबीआई है। आरबीआई ने इसके जो अध्यक्ष बनाए हैं वो बनाए हैं NS विश्वनाथन को। और जो इसका उद्देश्य क्या रहेगा वो रहेगा रेगुलेटिंग और जो कर्मचारी हैं उनके बीच पर्यवेक्षी कौशल को संवर्धन और पुनर्बल करना, यहाँ पर इसका उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में ही बागायत विश्व विकास मिशन की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो वो की गई है गुजरात के द्वारा, बागायत विकास मिशन। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर अर्थ है बागायत का, वो अर्थ है बागवानी से। तो बागवानी विकास के लिए मिशन चलाया गया है। इस मिशन का ये उद्देश्य है कि सरकार की जो बंजर भूमि है, सरकारी जो बंजर भूमि है उस पर औषधीय खेती और बागवानी के लिए 30 वर्षों तक लीज की स्वीकृति दी गई है और लगभग 50,000 हेक्टेयर गैर खेती योग्य भूमि को इसमें कवर किया गया है। लीज की जो राशि होगी वो 6 से 30 वर्ष के दौरान प्रति एकड़ 100 से 500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से दी गई। प्रारंभिक 5 वर्षों के दौरान कोई लीज राशि नहीं होगी। तो यहाँ पर ये योजना चलाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिसंबर 2020 में भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक ने 4 राज्यों राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सुरक्षित रहित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे के निर्माण हेतु कितनी राशि की योजना बनाई है? वो बनाई है 500 मिलियन डॉलर के लिए बनाई गई है। भारत और विश्व बैंक के द्वारा यह चलाया गया है। यहाँ पर ये ऋण की जो परिपक्वता अवधि है वो 8.5 वर्ष यहाँ पर रखी गई है और जो पिछले जो 5 वर्ष की जो रियायत अवधि है वो इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, दिसंबर 2020 में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तर प्रदेश में कहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण करने की स्वीकृति दी गई है? वो दी गई है ग्रेटर नोएडा में यह दी गई है। और इसका जो निर्माणकर्ता स्वीकृति है वो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा यहाँ पर यह लागू किया गया है। और अन्य मंजूरी यहाँ पर जो मिली है, चेन्नई बेंगलोर औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश और तुरमूर कर्नाटक में औद्योगिक क्षेत्रों की अवसंरचना की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालयों ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में प्रतिदिन कितने किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो प्रतिदिन यहाँ पर जो है 37 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से जो है सड़क निर्माण हो रहा है और सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय की यह रिपोर्ट में बताया गया है। तो अगर हम बात करते हैं पिछले वर्ष जो वित्तीय वर्ष में, उसमें निर्मित राजमार्ग जो है कितने बने? तो 13,394 किलोमीटर के राजमार्ग का निर्माण यहाँ पर किया गया है। पिछले 7 वर्षों में अगर इसकी बात करते हैं हम, 7 वर्षों की अगर लंबाई में बात करते हैं तो 91,287 किलोमीटर से 1,37,625 किलोमीटर की यहाँ पर जो है कुल लंबाई में राजमार्गों का निर्माण हुआ है। कुल बजटीय परिव्यय काफ़ी अधिक था। कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद यहाँ पर 126% की वृद्धि दर्ज की है 2020 और 21 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर लगभग हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यहाँ पर जो हमारे आर्थिकी से संबंधित थे, जो हमारे आर्थिकी परिदृश्य से संबंधित थे, इकोनॉमिकल जो परिदृश्य है उससे संबंधित थे। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वैज्ञानिक जो खोजें हुई हैं इस दौरान, साइंस एंड टेक की जितनी भी हमारे यहाँ पर नए आविष्कार वो या रिसर्च हुई हैं तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और पूरे साल का हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।